वेलकम फ्रेंड्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपन करेंगे अपना जो सिलेबस चल रहा था इंडियन एयरफोर्स नेवी का, तो उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन कर रहे थे। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन ने काफी सारे सोल्व किए थे, प्रैक्टिस सेशन भी अपन ने किए थे। आज अपन और क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। और ये जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन है जो अभी जो 2020, 2021, 2019 के अंदर अपने को जो एनडीए के एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है और उसी टाइप के क्वेश्चन है जो पहले अपन ने कर रखे हैं। तो देखो बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि यदि कोट एल्फा और कोट बीटा इस समीकरण के मूल है, मतलब इस समीकरण के मूल क्या क्या है भाई, तो इस समीकरण के मूल अपने पास में है कोट एल्फा और कोट बीटा है। तो आपको पता होगा अरे ये दोनों ही क्या है, इस समीकरण के मूल है, मतलब रूट्स है, इसके क्या है सॉल्यूशन है, इसके हल है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है किसी भी समीकरण के मूलों का योगफल मेरे को आता है। अरे मूलों का योगफल आपको पता होगा कि मूलों का योगफल क्या होता है। अरे कोट एल्फा प्लस कोट बीटा का और कोट एल्फा डॉट कोट बीटा आप बता सकते हो। अरे मेरे पास में देखो केवल और केवल क्या है, यदि समीकरण अपने को दे रखा है तो इन मूलों का योगफल मेरे को पता है, मूलों का गुणनफल पता है। इस समीकरण से तो देखोगे तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, अरे मूलों के योगफल का फॉर्मूला तो होता है भाई माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। तो माइनस का चिन्ह, बी का मान कितना है भाई, तो बी का मान -3 है। अरे आपको पता है अक्ष स्क्वायर के जो गुणा में होगा, अक्ष स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो तो ए होता है, अक्ष का गुणांक बी होता है, जो अचर पद है वो सी होता है। अरे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, अक्ष का कोफिशिएंट बी और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होती है, सी होती है। तो लिख लेता हूं, ठीक है। यहां पर देखो माइनस तो ये मेरे को लगाना ही लगाना है। बी का मान कितना है, तो बी का मान -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई +3 बटा ए का मान कितना है भाई, तो ए का मान 1 है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहां मेरे को कितना मिल गया, कोट एल्फा प्लस कोट बीटा मेरे को मिल गया 3, इसको हटा देता हूं, ठीक है। अरे मूलों का योगफल तो देखना था, तो -b बटा ए का मान 1 है, तो हो गया कितना हो गया भाई 3 ही हो गया, ठीक है। इसको दे लेता हूं मैं समीकरण 1। और अरे बाकी समीकरण देने की आवश्यकता कहाँ है, ये तो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। बाकी आपको एग्जाम में तो केवल डायरेक्ट पता लगाना चाहिए कि कोट एल्फा प्लस कोट बीटा तो मैंने बता दिया। कोट एल्फा डॉट कोट बीटा कितना होगा, तो इसकी बात करूं तो ये मूलों का गुणनफल है, ये मूल ही तो है। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है वो भी आपको पता होगा भाई सी बटा ए, सी का मान कितना है भाई 2 बटा 1, तो ये हो गया, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब तो देखो कोट एल्फा प्लस बीटा का मान अपने को पूछा है, अरे इसी का मान तो पूछा है मेरे को कोट एल्फा प्लस बीटा का, तो आराम से बता दीजिए इसका मेरे को फॉर्मूला आता है। कोट एल्फा प्लस कोट बीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कोट बीटा प्लस कोट एल्फा। अरे इससे पहले जो प्रश्नावली मैंने करवाई है वो ट्रिग्नोमेट्री की ही तो करवाई है, वहाँ जितने भी फॉर्मूलाज थे वो मैंने आपको करवा रखे हैं, तो यही तो अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। सॉरी, कोट एल्फा प्लस कोट बीटा क्या है, तो ये क्या हो जाएगा भाई कोट बीटा इंटू कोट एल्फा -1 और डिवाइड बाई कोट बीटा प्लस कोट एल्फा। तो कोट एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, बस अपने को मान रख देना। ये मेरे को मान मिल गया भाई, कोट एल्फा डॉट कोट बीटा मेरे को दे रखा है कितना है भाई 2 -1 और कोट एल्फा प्लस कोट बीटा भी मेरे पास में है, कितना है 3। तो आंसर मिल चुका है मेरे को, कितना आ गया 1/3 आ गया। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है अपना कंप्लीट है, आंसर अपने को मिल ही चुका, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कोई ज्यादा प्रॉब्लम अपने को नहीं होगी। इसी तरीके से देखो अपन प्रश्न नंबर 3 कर लेते हैं पहले, क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो है वो सेम पैटर्न के हैं। अब दिखने में देखो इसको आपको थोड़ा सा अजीब सा लगने वाला है, लेकिन सॉल्यूशन बड़ा ही मजेदार होगा, बिल्कुल आसान होगा, थोड़ा सा आपको सोचना है। तो देखो एक बार इसको मैं सोचता हूं कि ये क्या है, तो यहां पर अपने पास में क्या है भाई, तो यहां पर अपने को दिया हुआ है कि ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण है इसके जो मूल है वो 10, 19 और 10, 26 है। जो मूल है वो ये 10, 19 और 10, 26। अब मेरे को पहले पता है, अरे मैं जो मूल है उनमें संबंध देख लेता हूं, गुणांक और मूलों में संबंध। तो वो क्या हो जाएगा भाई, अरे इसी प्रश्न की तरह एक तो हो गया मूलों का योगफल और एक क्या हो गया भाई मूलों का गुणनफल 10, 19 गुणा 10, 26, ठीक है, ठीक है। कर लेता हूं, मूलों का योगफल तो आप बता ही सकते हो, अरे यही तो है 2 मूल। तो मूलों का योगफल की बात करूं तो फॉर्मूला आपको पता होगा -b बटा a, अभी थोड़ी देर पहले ही किया है, ठीक है। तो -b की जगह कितना है भाई p है,
पी बटा ए की जगह कितना है भाई, 1 है, तो ये हो गया माइनस पी हो गया। ऐसे टेन 19 गुणा टेन 26 कितना हो जाएगा, तो टेन, अरे मूलों का गुणनफल हो गया ये, अरे मूलों का गुणनफल है तो मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा भाई, सी बटा ए। तो सी बटा ए करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, क्यू मिलेगा। तो मेरे को मान मिल गया, इसका भी मान मिल गया और मूलों का गुणनफल भी मिल गया। अब मैंने सोचा, और अब ये बोल रहा कि ये बताओ कि निम्न में से कौन सा सही है। अब यहां से आप देखो, यदि ऐसा आप करने लगोगे इसकी तरह कि चेक करोगे एक एक को, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। अरे रख रख के देख लो, आप क्यू का मान पहले रख लो, फिर माइनस पी का मान रख लो, अरे डायरेक्ट माइनस पी का मान रख लो, ठीक है, और जोड़ोगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, अरे मज़ा नहीं आएगा, सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैंने सोचा, थोड़ा सा दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया कि यहाँ टेन 19 और 26 है, टेन 19 और टेन 26 है और सारे अपने टेन में है। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह मैंने इन दोनों को जोड़ के देखा, 19 और 26, या तो इनको जोड़ने पर कुछ बनेगा, कोई बढ़िया कोण बनेगा। अरे 19 और 26 अपने कुछ कोण जो काम के हैं नहीं, अरे अजीब से कोण है, इनका मान मेरे को वैसे भी नहीं आता है। अरे मान आता तो मैं रख लेता और चेक कर लेता, मेरे को पी का मान भी मिल जाता और क्यू का मान भी मिल जाता, लेकिन मेरे को आते नहीं है। न तो टेन 19 का मान आता, न टेन 26 का मान होता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों कोणों को एक बार जोड़ के देखूं, इन दोनों कोणों को क्यों ना जोड़ के देखे। तो मैंने सोचा इन दोनों को जोड़ के देखता हूं, और जोड़ने पर नहीं आए तो घटा के देख लेना। ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, बाकी यहां तो जोड़ने पर अच्छा कोण बन जाएगा। देखो 19 और 26 जोड़ते ही मेरे को क्या लग रहा है, ये 19 और 26 कितना हो गया भाई, 45 हो गया। अरे मैंने जैसे ही जोड़ के देखा, किसको भाई, 19 और 26 को, जैसे ही मैंने जोड़ा तो जोड़ते ही मेरे को कितना दिख रहा है भाई, 45 दिख रहा है। जोड़ते ही मेरे को कितना मिल गया भाई, 45 मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, बढ़िया कोण मिल गया, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ टेन लगा देता हूँ। दोनों तरफ क्या लगाता हूँ भाई, टेन। इधर तो बन गया फॉर्मूला, अरे इधर तो बन गया फॉर्मूला टेन ए प्लस बी वाला। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यही तो फॉर्मूला बन गया, और टेन 45 का मान मेरे को पता है। अब देखो अपने आप अपना क्या बन जाएगा, इनमें से एक कंडीशन अपनी आ जाएगी। देखिए कैसे आएगी, तो देखो टेन 19 प्लस टेन 26 का मान ही मेरे को पता है। देखो टेन 19 प्लस टेन 26 का मान मेरे को पता है, कितना है भाई, इसका मान माइनस पी है, बटा ये एक अपने पास में है, ये माइनस का चिन्ह। टेन 19 गुणा टेन 26 भी मेरे को पता है, टेन 19 गुणा टेन 26 कितना है भाई, क्यू है, बराबर में 1। तो शिफ्ट कर दीजिए भाई, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो क्या हो गया, माइनस पी बराबर, इसको इधर गुणा करोगे तो क्या हो गया, 1 माइनस क्यू हो गया। अब मैं इस क्यू को इधर ले आता हूँ, तो क्यू को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, क्यू माइनस पी बराबर 1। अब ये देख लीजिए ये कंडीशन कौन सी है अपनी, तो ये कंडीशन मेरे को कौन सी दिखाई दे रही है भाई, जो ए वाला ऑप्शन है यही अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अरे जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे, और जरूर आपको देखने को मिलेगा कुछ ही सालों में, या हो सकता है इस बार भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो देखो बात करते हैं, यहाँ मैंने क्या बोला था भाई, ये दोनों है, ठीक है, इसके मूल है। अरे इस समीकरण के मूल है, तो जब भी मूल दे दे तो एक तो दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए कि एक तो मूलों का योगफल और एक मूलों का गुणनफल, ठीक है, निकाल लिया। उसके बाद मैंने कोणों को जोड़ के देखा, थोड़ा अजीब से कोण दिखे आपको, अजीब से एंगल दिखाई दे तो आपको उनको जोड़ के देख लेना है। तो जोड़ के मैंने देखा तो मेरे को लगा 45 आ गया, 45 अच्छा कोण है, इसका मान मेरे को आता है, ठीक है। तो 19 प्लस 26 करते 45 आ रहा था, दोनों तरफ मैंने 10 काम में ले लिया। यदि यहाँ कोट होता तो मैं क्या करता, यहाँ कोट काम में ले लेता, साइन होता तो साइन काम में ले लेता। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है, आपको मिल जाएगा, जो भी संबंध आपको चाहिए वो मिल जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूँ भाई प्रश्न नंबर 4 की, तो प्रश्न नंबर 4 क्या है, अच्छा प्रश्न नंबर 4 से पहले अपना रह गया कौन सा भाई, प्रश्न नंबर 2। तो करते हैं प्रश्न नंबर 2 भी। और ये प्रश्न नंबर 4 की मैं बात करूं तो भाई ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। फेमस क्वेश्चन मतलब ये जो टाइप है, अब एनडीए के क्या हो गया भाई, फेवरेट क्वेश्चंस के अंदर से हो गया, यदि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कोई क्वेश्चन पूछा करता है तो ये जो क्वेश्चन है वो बार बार दिया करता है। और इससे रिलेटेड मैंने सेम क्वेश्चन आपको पहले करवा रखा है, ठीक है। उस समय मैंने आपको करवाया था जो प्रश्न नंबर 4 है, इससे रिलेटेड मैंने आपको क्या करवाया था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3 मोड एक्स प्लस 2 बराबर 0 के लिए वास्तविक मूलों की संख्या कितनी है।
ये मैंने करवाया था, ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसी एग्जाम में। अब ऐसे ही मैं बात करूं भाई, ऐसे ही मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा। अरे जिन्होंने नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी से अपना जो बेस है वो थोड़ा मजबूत होता है और उसी से अपने आगे से आगे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो ईजी होते चले जाते हैं। वरना अचानक से आप देखते हो तो कई बार पता नहीं चलता। फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ, हर एक वीडियो में कोशिश यही करता हूँ कि कोई भी जो क्वेश्चन मैं करवाऊँ उसको डिटेल से थोड़ा सा वापस रिलेट करके बता दूं, आपके अच्छे से समझ में आ जाए। जिन्होंने पहले नहीं भी देखा हो तो फिर भी देखते हैं अपन, इस क्वेश्चन को करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहां आपको पता है मोड आ गया, तो ये मोड थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो मोड x का मान आपको पता होगा। देखो मोड x जो है, मोड x के दो मान होते हैं भाई। मोड x का मान x भी होता है और माइनस x भी होता है। ठीक है, मोड x कब होता है? जब x का मान 0 से बड़ा हो। और मोड x माइनस x कब होता है? जब x का मान 0 से छोटा हो। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा भाई, मोड x की जगह एक बार तो x रख दूंगा और एक बार माइनस x। तो पहले एक बार इधर रखता हूं भाई, मैं इधर रखता हूं। अरे जब x का मान 0 से बड़ा होगा, पहले तो ये कंडीशन भी ध्यान रखना भाई, x का मान यदि 0 से बड़ा है तो मोड x की जगह x आएगा। जब x का मान 0 से बड़ा है तो मोड x की जगह क्या आएगा भाई? x आएगा। तो मैं मोड x की जगह x रख लेता हूं। इसमें जब x का मान 0 से बड़ा है तब क्या आएगा? मोड x की जगह x। तो लिख लीजिए, तो कितना हो गया भाई? x² प्लस 9x प्लस 20 हो चुका है बराबर में 0। तो एक समीकरण तो मेरे को ये मिल गया। और जब x का मान 0 से छोटा है तो मोड x की जगह में माइनस x रखूंगा। इस मोड x की जगह में क्या रखूंगा भाई? माइनस x। तो हो जाएगा कितना भाई? x² माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0। मैं इसको भी हल कर लूंगा और दूसरे वाले समीकरण को भी हल कर लूंगा, x का मान निकाल लूंगा। तो निकाल लेते हैं। अरे या तो गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड हो रहे हैं। ठीक है, गुणनखंड हो रहे हैं। पहले वाले के गुणनखंड करोगे तो यहाँ से आपको x का मान कितना मिल जाएगा भाई? तो x का मान यहाँ से जब सोल्व करोगे, फर्स्ट वाले से सोल्व करोगे तो x बराबर आपको मिलेगा -4 -5 मिला क्या? एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, कितना मिल गया भाई मेरे को? -4 और -5। जब इसको सोल्व करोगे तो ये वास्तविक ही तो है, तो दो मूल तो यहाँ से हो गए। देखने में तो अपने को यही लगता है, लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस इसने क्रिएट किया है। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने ये बोला है जब x का मान 0 से बड़ा होगा, x का मान 0 से बड़ा होगा तब अपना ये समीकरण है। मतलब जो x का मान आना चाहिए वो 0 से बड़ा ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो दोनों ही जो मान आ रहे वो किससे बड़े आ गए? सॉरी, बड़े नहीं, क्या आ गए? छोटे आ गए। ठीक है, अरे अपने को चाहिए क्या था? x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन जो x के जो मान आ रहे हैं वो दोनों ही 0 से छोटे आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैं इनको क्या कर दूंगा? नेगलेक्ट कर दूंगा। तो मतलब ये दोनों आंसर मेरे हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? वो मैंने आपको बता दिया है। क्या बताया है? एक बार दोबारा देखिएगा, क्योंकि बड़ा ही क्वेश्चन है। अरे अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा एग्जाम में पूछने के पूरे चांसेस इसके हैं। ठीक है, मतलब वो क्या करेगा? केवल और केवल डिजिट चेंज करता है। और मैंने बता ही दिया कि यहाँ 3 और यहाँ 2 वाला तो बड़ा ही बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो इसकी मैं बात कर रहा था, तो मैंने क्या किया था? मोड x की जगह x और माइनस x। जब x का मान 0 से बड़ा है तो ये, x का मान 0 छोटा है तो ये, तो x का मान 0 से बड़ा है तो यहाँ से जो सॉल्यूशन मिला मेरे को ये 2 मिले। लेकिन दोनों मान जो है, मेरे को जो मान मिलना था वो 0 से बड़ा मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। तो मैं इन दोनों को ही नेगलेक्ट कर दूंगा, हटा दूंगा कि मेरे ये कोई काम के नहीं है। मान मेरे को मिला ही नहीं। मान तो मिले, लेकिन जो उत्तर आने चाहिए थे वो 0 से बड़े आने चाहिए थे। मान लो ये आ जाता, अब मैं उत्तर कौन सा ले लेता? ये 4 वाला ले लेता और -5 वाला छोड़ देता, क्योंकि जो 4 है वो 0 से बड़ा है। तो एक आंसर तो मेरे को यहाँ से मिल जाता, लेकिन मिला नहीं। तो ये मैं तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है। ठीक है, कि कोई जो चेंज क्वेश्चन हो तो उसमें आपको दिक्कत नहीं हो। बाकी यहाँ से मैं बात करूँ, अब यहाँ से जब सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा भाई आपको? तो यहाँ से आपको सोल्यूशन मिलने वाला है वही -4 -5। तो ये मिल जाएगा 4 और 5। यहाँ से x का मान आपको क्या मिलेगा भाई? 4 और 5 मिलेगा। तो मिल गया, ठीक है, 4 और 5 आपको मिल गया। लेकिन जो मान चाहिए थे x के, जो मान वो 0 से छोटे चाहिए थे, ये 0 से छोटे है नहीं। तो इसका मतलब ये भी मैं आंसर नहीं ले सकता। तो इसका मतलब कितने आंसर मेरे को मिले? यहाँ से कितनी वास्तविक संख्या मिली? मेरे को कोई भी वास्तविक संख्या नहीं मिली। तो मूलों की संख्या कितनी हो गई भाई? इस प्रश्न के लिए मूलों की संख्या कितनी हो गई? 0 हो गई। तो मूलों की संख्या 0, मतलब कोई भी उत्तर मेरे को मिल ही नहीं रहा है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। बाकी मैं बता दूं, अभी तक एनडीए ने जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें वास्तविक मूल्यों की संख्या कितनी आई है भाई? 0 ही आई है। जितने भी क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन वो अभी तक पूछ चुका है, सभी में वास्तविक मूल्यों की संख्या कितनी है भाई? 0 है। बाकी ऑप्शन में देखो 4 भी दे रखा होता है, वो कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ से देखो आपने आंसर निकाल लिया, कई करते क्या, मोड अक्ष की जगह अक्ष रख दिया और माइनस अक्ष रख दिया, यहाँ से भी निकाल लिया और यहाँ से भी निकाल लिया, यहाँ रख करके निकाला तो उसके 2 आंसर मिल गए, यहाँ से भी 2 आंसर मिल गए, तो 4 आंसर हो गए। और लगता है वास्तविक ही है, हाँ बिल्कुल वास्तविक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि मान अपने को 0 से बड़ा चाहिए था, आ रहा माइनस में था, यहाँ अपने को चाहिए माइनस में था, लेकिन आ रहा किस में है? प्लस में है, इसलिए ये कंडीशन क्या हो रही है अपनी? गलत हो रही है, इसलिए इसका कोई भी आंसर अपने को नहीं मिला। इसका आंसर क्या है भाई? शून्य मूलों की संख्या है। मूलों की संख्या है ही नहीं, शून्य है। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। पहले भी मैंने करवा दिया, एक और मैंने करवा दिया, और क्वेश्चन आपको मिले तो उसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ भाई प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है भाई? P और Q दोनों इस समुच्चय में से, मतलब P और Q के मान इनमें से लेना है। ये ले सकता हूं मैं, P का मान और Q का मान क्या क्या ले सकता हूं? 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसने बोला है इस समीकरण के रूप के समीकरण की संख्या जिनके मूल वास्तविक हो, मतलब इस प्रकार के कितने समीकरण बन सकते हैं जिनमें मूल कैसे हो भाई? वास्तविक हो। तो कैसे करना है, इसकी प्रोसेस ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और लेटेस्ट क्वेश्चन ही मान लीजिए, ठीक है, 2019 में ही पूछा गया है। तो P और Q दोनों समुच्चय 1 2 3 4 में से अपने को लेना है, वो बाद की बात है, इसकी मैं देखूंगा बाद में। पहले मेरे को देखो समीकरण क्या दिया, ये दिया है, और इसने बोला है कि इसके जो मूल है वो कैसे होने चाहिए? वास्तविक। और आपको पता है कि मूल वास्तविक कब होते हैं? जब D का मान या तो 0 से बड़ा हो तो भी मूल वास्तविक होते हैं, भिन्न और वास्तविक, और 0 के बराबर हो जाए तो भी चलता है। मूल वास्तविक तो होते ही है ना, समान होते हैं दोनों मूल, लेकिन कैसे होते हैं? वास्तविक तो होते ही है। जब भी वास्तविक आ जाए तो D का मान 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अब मैं बात करूं D का, तो D कैसे निकालते भाई? D का फॉर्मूला आपको आता होगा B² - 4AC बड़ा है 0 से। B का मान रख दीजिए, तो B का मान Q है, तो Q का स्क्वायर -4। A का मान कितना है भाई? A का मान P है, गुणा C का मान कितना है भाई? 1 है, तो गुणा 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, 4 एकम 4। ये लो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ। बाकी ऐसे भेजा नहीं करते, इसमें ट्रांसफर नहीं करते हैं भाई, है ना, ऐसे नहीं पक्षांतरण कर दिया। इसमें तरीका क्या होता है, दोनों तरफ 4P जोड़ दोगे तो ये 4P तो कट जाएगा। बाकी अपन डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं प्लस माइनस के लिए, तो ना कि इसको इधर भेज देता हूँ तो कितना हो गया भाई? 4P हो गया, इतना अपना चल गया। अब मैं ऐसे सोचूं P और Q के, अरे मेरे को तो समीकरण बनाना है, px² + qx + 1 = 0। तो इस तरीके के कितने समीकरण बन सकते हैं? तो इस तरीके के कितने समीकरण बन सकते हैं जिनके लिए जो मूल वास्तविक है? तो मूल वास्तविक है तो उसके लिए मैंने कंडीशन निकाल ली कि मैं इस तरीके के P और Q के मान रखूंगा। P और Q के इस तरीके के मान रखने हैं जो इस असमीका को, इस इनइक्वलिटी को क्या करे? सेटिस्फाई करे, इस असमीका को संतुष्ट भी करनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको, है ना, कि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें कई चीजें मिक्स है भाई, है ना। तो यहाँ पर देखो अपन बात करते हैं, सोचना पड़ेगा यहाँ थोड़ा सा अपने को कि P और Q का क्या क्या मान मैं ले सकता हूँ, कितने समीकरण अपन बना सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इस कंडीशन को सेटिस्फाई क्यों करे? क्योंकि मूल वास्तविक होने चाहिए, मूल वास्तविक थे तभी तो मैं कंडीशन बनाई। अब मैं देखो एक एक लेता हूँ। P का मान हो सकता है मैं कितना ले लूँ भाई? अरे ये तो है ही है, ये तो अपने पास रहेगा ही रहेगा सब कुछ। P की जगह मैं 1 ले लेता हूँ, P की जगह मैं कितना ले लेता हूँ भाई? 1। अरे P और Q मेरे को लेना इसी में से है, तो P का मान मैं कितना ले लेता हूँ भाई? 1 ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने सोचा ऐसे कि P का मान क्यों ना मैं 1 ले लूँ, तो P का मान 1 ले लूँ। 1 लेने पर कितना हो गया भाई? 4 एकम 4। तो बताओ Q का मान मेरे को कितना लेना पड़ेगा? Q का मान मैं 1 तो ले नहीं सकता, क्योंकि 1 का स्क्वायर इससे क्या हो गया? छोटा रह गया। मेरे को क्या चाहिए? Q का मान ऐसा चाहिए, Q ऐसा रखना है जिसका स्क्वायर करने पर 4 से बराबर या उससे बड़ा आ जाए। तो मैं Q की जगह सोचता हूँ क्यों ना 2 ले लूँ, मैं Q की जगह क्यों ना 2 ले लूँ, तो 2 ले लूँ चलेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना आ रहा भाई? 4। 4 4 के क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब P की जगह मैं 1 ले लेता हूँ, P की जगह मैंने 1 लिया भाई, P की जगह 1 लिया, Q की जगह 2 लिया। ये कंडीशन क्या हो रही है? सही हो रही है। 1 यहाँ कितना ले लेता हूँ भाई? 2। तो ये समीकरण बन गया। अरे एक समीकरण तो ये बन गया। तो इसका मतलब है क्या? मैं समीकरण बनाते थोड़ी ना रहूँगा। मैं क्या करता हूँ? P और Q के जोड़े ढूंढ लेता हूँ।
कितने जोड़े संभव है, पी और क्यू के कितने जोड़े संभव है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो मेरे को एक जोड़ा तो मिल गया, एक जोड़ा क्या मिल गया भाई, पी का मान 1 और क्यू का मान कितना हो गया भाई 2, पी का मान 1 और क्यू का मान 2। ऐसे ही मैं क्यू का मान, अरे पी का मान तो 1 ले रहा हूँ एक बार के लिए, क्यू का मान मैं 3 भी तो ले सकता हूँ, क्या गलत है भाई, सही है 3 तो ले सकता हूँ ना, ठीक है 3 ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब एक जोड़ा अपना क्या बन गया भाई 1,3। ऐसे ही 1,4 भी अपना क्या है, सही है। अरे बनाने ही पड़ेंगे, यही इसका इजी तरीका है, बाकी थोड़ा सा लेंथी तरीका हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ अपने को सोचना ही पड़ेगा, 1,4 भी चलेगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 4 से बड़ा है, तो एक जोड़ा ये बन गया। अब एक के लिए तो और कोई कंडीशन संभव है नहीं, अरे और तो मैं कुछ ले नहीं सकता। अब मैं शुरू करता हूँ, पी का मान 2 ले, पी का मान 2 से, तो 4 दूनी 8 हो गया। अब इधर में क्यू का मान कितना लूँ भाई, 1 ले सकता हूँ क्या, चलो इधर से शुरू करता हूँ भाई, पी का मान 2 लेकर के मैंने देखा, तो क्यू का मान 1 ले सकता हूँ क्या, देखो 4 दूनी 8, 1 का स्क्वायर 1, 1 8 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो गलत है, 1 नहीं ले सकता। 2 ले सकता हूँ क्या, 2 का स्क्वायर 4, 4 8 से बड़ा है क्या, नहीं है। 3 ले सकता हूँ क्या, 3 का स्क्वायर 9, 9 8 से बड़ा, हाँ ये ठीक है। मैं क्या ले सकता हूँ भाई 2,3, कि पी की जगह तो 2 और क्यू की जगह 3, तो एक समीकरण बन जाएगा। ऐसे ही मैं क्या करूँ भाई, अरे ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, पी का मान अच्छा पी का मान तो 2 ही चल रहा था, एक बार 2 और या 3 लिया, 2 और 4 ले सकता हूँ क्या, ले सकते हैं, पी का मान 2 और क्यू का मान 4 ले सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 16 8 से बड़ा है, तो मैं कितना ले सकता हूँ भाई, और 2, कितना हो गया अपना, चलो इधर लिख देता हूँ भाई 2,4, ठीक है ये भी ले सकते हैं। अब मैं शुरुआत करता हूँ किससे, पी का मान 3 से शुरुआत करता हूँ, पी का मान लेता हूँ 3, तो 4 3 12, इधर मैं ले सकता हूँ 1 ले सकता हूँ क्या, क्यू का मान नहीं ले सकते, क्यों, 1 का स्क्वायर 1 जो इससे छोटा रह गया। मैं कितना ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ क्या, नहीं। 3 ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता। 4 ले सकता हूँ क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 16 12 से बड़ा, तो 3,4 ले सकता। ऐसे ही 3,4 हो गया, खत्म हो गया। मैं 4 इधर क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता, क्योंकि छोटा रह गया। 2 का स्क्वायर 4 छोटा रह गया, इससे किससे छोटा रह गया भाई, 16 से, है ना, 16 से छोटा रह गया। 3 का स्क्वायर 9, वो भी छोटा रह गया भाई। 4 का स्क्वायर 16, 16 16 के बराबर है, चलेगा। अरे बराबर भी तो चलेगा, तो मैं क्या ले सकता हूँ 4,4। तो ऐसे कितने समीकरण बना सकते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके के कितने समीकरण हो गए भाई, 7 समीकरण हो गए। इस रूप के समीकरणों की संख्या कितनी होगी, तो संख्या कितनी होगी भाई, 7 होगी। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को सोल्व करना था। ऐसे ही अच्छा अपना एक क्वेश्चन तो रह गया फर्स्ट, अच्छा कौन सा रह गया भाई, सेकंड वाला तो ऐसे अपन ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, सेकंड वाला भी करते हैं। तो सेकंड वाला मैं ऐसे ढूंढूंगा, ठीक है। सेकंड वाले में भी यही तरीका अपना अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन अपने को ये दे रखा है भाई कि अल्फा और बीटा किसी द्विघात समीकरण के मूल है, ठीक है, मूल है। अपन यही माना करते हैं, लगभग अल्फा और बीटा ही माना करते हैं। फिर इसने बोला जो इन संबंधों को भी क्या करते हैं भाई, संतुष्ट करते हैं। कौन कौन से संबंधों को संतुष्ट करते हैं भाई, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर है, और एल्फा डॉट बीटा, एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। ऐसे द्विघात समीकरणों की संख्या, तो ऐसे द्विघात समीकरणों की संख्या कितनी हो सकती है, तो द्विघात समीकरणों की संख्या कितनी होगी भाई, तो उसकी मैं बात करूं तो द्विघात समीकरण बनेगा कैसे, जब उसने बोल दिया कि एल्फा और बीटा उस समीकरण के मूल है, उस समीकरण के मूल है, तो उस समीकरण क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस आपको पता होगा एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा डॉट बीटा बराबर 0। यही वो क्या होता है भाई, समीकरण होता है, कोई भी समीकरण होता है। अब आप तो क्या कीजिए, केवल और केवल एल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए और एक एल्फा डॉट बीटा निकाल लीजिए। ऐसे कितने मान संभव है जो इस समीकरण को भी संतुष्ट करे, मतलब समीकरण तो बनना ही चाहिए, संतुष्ट क्या करना है, बाकी इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। आप तो एल्फा और बीटा के मान ढूंढ लीजिए, बस इतना ही काम करो। जैसे इसमें किया था मैंने, पी और क्यू का मान ढूंढा था, वैसे यहाँ एल्फा और बीटा का मान ढूंढ लीजिए कि एक तो जो एल्फा और बीटा है इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। तो ऐसे आप कोई भी मान ढूंढ लीजिए, जितने आपको मान मिल सके उतने मान ढूंढ लीजिए। बाकी इसी का एक और तरीका है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ एल्फा प्लस बीटा मेरे को मिल गया, एल्फा डॉट बीटा मिल गया, मैं एल्फा माइनस बीटा निकाल लूंगा, या फिर जो बीटा है
उसको एल्फा की टर्म में लिख लूँगा और उसको यहाँ पुट करके सोल्व करूँगा, वहाँ से मेरे को एल्फा और बीटा के मान मिल जाएंगे। लेकिन जो तरीका है उसमें थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ। या फिर एक और तरीका है कि मैं एल्फा प्लस बीटा मेरे को मिल गया तो मैं एल्फा माइनस बीटा निकाल लिया करता हूँ, उसके बाद सोल्व कर लेते हैं, मेरे को एल्फा और बीटा के मान निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा लेंथी तरीका है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। मैं आपको क्या करना, बस ढूंढ लीजिए मान अपने मन से ढूंढिए, कुछ ज़्यादा मान आपको मिलेंगे नहीं, 2 4 5 मान आपको मिल सकते हैं। तो ऐसा सोचिए, एल्फा और बीटा का ऐसा एक जोड़ा ढूंढिए, एल्फा और बीटा का मैं जोड़ा ढूंढूंगा कि जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करो। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं क्यों ना 0 0 ले लूँ, जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 0 प्लस 0 कितना हो रहा है भाई 0, यहाँ कितना आया भाई 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, इधर भी सही है। यहाँ भी देखो 0 गुणा 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 गुणा 0 0 बराबर हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये भी सही हो रही है, ये भी सही हो रही है, इसका मतलब 0, 0 सही है, ले सकता हूँ। एक जोड़ा तो अपना ये हो गया। दूसरे जोड़े की मैं बात करूँ तो क्या ले सकता हूँ भाई, मैं ले सकता हूँ यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, 1,0 ले सकता हूँ। चेक कीजिए, चेक करूँगा तो 1,0 लोगे तो इधर तो आ गया 1, 1,0 रख के देखो 1 सही है। 1,0 लोगे तो गुणा करने पर कितना हो गया, 1 को 0 से गुणा करो 0, 1 गुणा 0 0 बराबर आ रहा है, इसका मतलब सही है। ये कंडीशन भी अपनी सही है। अब कोई बोले कि 1,0 तो 0,1 भी ले लो, नहीं, क्योंकि अपने को समीकरण जो चाहिए, समीकरण में अपने को एल्फा प्लस बीटा चाहिए, एल्फा प्लस बीटा और एल्फा डॉट बीटा। एल्फा प्लस बीटा करोगे तो यहाँ तो आएगा 1, एल्फा डॉट और एल्फा डॉट बीटा करोगे, और ये वाला ले रहा हूँ भाई मैं, तो एल्फा प्लस बीटा करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1, गुणा करोगे तो 0, तो यहाँ आ गया 1। मतलब समीकरण क्या बना, अक्स स्क्वायर माइनस यहाँ कितना आ गया भाई 1 अक्स, यहाँ कितना आ गया भाई 0, तो ये आ गया एक समीकरण ये बना। यदि इससे भी आप बनाओगे तो इससे भी आपका यही बनेगा, क्यों, मर मूलों का योगफल वही कितना हुआ भाई 1, तो अक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 1 अक्स आ गया, गुणा करोगे तो 0 हो गया बराबर 0। मतलब क्रम का यहाँ महत्व नहीं होगा, ठीक है। वैसे क्रम का महत्व होता, लेकिन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि अपने को समीकरण बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है, एल्फा प्लस बीटा और एल्फा डॉट बीटा की। हाँ, यदि ये अलग अलग होते, एल्फा और यहाँ क्या होता, केवल बीटा होता, तब मैं क्या करता, इनको अलग अलग लेता। कंडीशन भी ध्यान में रखिएगा। और बड़े ही ये जो क्वेश्चन है पेचीदा होते हैं भाई, यहाँ थोड़ा सा अपने को चालाकी लगानी पड़ती है, अपने को ही थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यदि वो चालाक है तो अपने को भी थोड़ी सी चालाकी लगानी पड़ेगी। तो 1,0 और क्या ले सकता हूँ मैं, तो और मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं 1 और 1 ले लूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर, अरे 1 और 1 2 हो गया, इधर देखो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 कितना हो गया भाई 2 हो गया, बराबर है, कंडीशन सही चल रही है, ठीक है। 1 गुणा 1 1, वही 1 गुणा 1 1 सही आ रहा है, इसका मतलब सही है। इसके अलावा कोई कंडीशन आप देखो तो आपको कोई भी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होती हुई दिखाई नहीं देगी, और मेरे को भी ऐसी कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब इसके कितने समीकरण पॉसिबल है भाई, तो यहाँ से 1 2 3 समीकरण में क्या कर सकता हूँ, इनको काम में लेकर के बना सकता हूँ। और वो पूछे कौन कौन से समीकरण, तो समीकरण भी आप बता सकते हो। आप रख दीजिएगा एल्फा और बीटा की जगह, एक बार तो ये रख दीजिएगा, एक बार ये रख करके और एक बार ये रख करके बना सकते हो समीकरण भी। अब अपन करते हैं भाई, अब अपने पास में जो क्वेश्चन बचा है वो केवल और केवल प्रश्न नंबर 6 बचा है। बाकी प्रश्न नंबर 6 की मैं बात करूं, ये भी बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम के बारे में आप बात करोगे तो उसमें लगभग आपको ये मिल ही जाता है। या तो अरे जो क्वेश्चन है वो इसलिए देखो ज़्यादा बार बार पूछा जाता है क्योंकि जो समीकरण है, देखो पूछा क्या था, क्वेश्चन क्या था, पहले एक बार पूरा तो लिख दूँ। क्वेश्चन ये है कि ये इस तरीके से दिया हुआ है, समीकरण है और इसके मूल समान है। तो उसने बोला है कि ABC के बारे में आप बताओ। जो ABC है वो किस में है, AP में है, GP में है या HP में है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो ABC है वो किस में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे या फिर हरात्मक श्रेणी में होंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो क्वेश्चन है ये द्विघात समीकरण का भी है और
अपने पास में जो श्रेणियां है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, इनसे भी रिलेटेड है। इसलिए जो क्वेश्चन है जो दोनों को कवर करता, दोनों चैप्टरों को कवर करता है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है कई बार अपने को कई एग्जामों में देखने को मिला करता है। और अपने को फिर देखने को मिला, एक बार नहीं 2-3 बार अपने एनडीए के एग्जाम में आ चुका है और भी कई एग्जामों में अपने को ये मिल चुका है, आपको देखने को मिल जाएगा और आगे भी देखने को मिलेगा। तो देखो बात करते हैं इसकी। तो इसकी मैं बात करूँ तो पहले तो इसने क्या बोला भाई, मूल समान है। देखो एक तो तरीका क्या है, लेंथ तरीके से अपने को सोल्व करना है। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आप एक बार रट ही लीजिएगा, क्योंकि जो टाइम है वो आपका कंज्यूम करेगा। यदि आप सोल्व भी करोगे ना तो भी आपका, और यदि आपको आता है फिर भी सोल्व करोगे तो भी टाइम आपका कम से कम 8 मिनट या 8 से 10 मिनट आपका कंज्यूम करने वाला है। चाहे कितनी भी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो 5 मिनट में आप सोल्व कर लोगे, लेकिन 5 मिनट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में तो अरे एक जो मिनट है वो अपने लिए वैल्यूएबल होती है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे उतनी ज़्यादा अपने लिए अच्छा होता है। जितना कम टाइम में आप सोल्व कर पाओ क्वेश्चन को तो वही अपने लिए फायदेमंद होता है। बाकी एक मिनट में तो कई लोग आगे निकल जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है फिक्स है, पैटर्न फिक्स है, कोई चेंज नहीं करता है, बस आपको याद कर लेना है या तो। बाकी मैं सोल्व तो करवाऊंगा, सोल्व तो मेरे को करवाना है, अरे मेरी ड्यूटी है कि सोल्व तो एक बार आपको करवाऊं, एक बार आपको सॉल्यूशन तो देखना ही है। बाकी आप याद कर लीजिएगा। क्या याद कर लीजिएगा कि यदि इस तरीके से आपको मिले a ब्रैकेट b माइनस सी, b ब्रैकेट c माइनस a, c ब्रैकेट a माइनस b, ठीक है, बराबर 0 दे रखा, मूल समान है तो a b c हमेशा ध्यान रखिएगा हरात्मक श्रेणी में होंगे। ये इसका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। याद कर लीजिएगा, काम खत्म। अरे कुछ सेकंड ही आपको लगेगी, केवल और केवल टिक लगाना है, ये लो। और फिक्स है, मैं फिर बोल रहा हूं कि इसमें कोई भी चेंज नहीं करता है। इस पैटर्न में ऐसा का ऐसा अपने को दे दिया करता है। बाकी सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो पहले मैं आपको बात करूं कि एपी जीपी एचपी है क्या। पहले एक बार इसके बारे में छोटा सा डिस्कशन आपको मैं कर देता हूं। बाकी 11th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा, अरे 10th क्लास में भी आपने एपी और जीपी तो जीपी तो नहीं पढ़ रखी होगी, बाकी एपी तो आपने पढ़ ही रखा होगा, ठीक है। तो समांतर श्रेणी तो पढ़ी रखी है। बाकी मैं बात करता हूँ तीनों की, एक बार छोटा सा बेसिक नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ। यदि कोई भी 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो मैं पहला बात करूं, यदि किसमें समांतर श्रेणी में है तो ध्यान रखना बीच वाले का डबल बाकी 2 के योगफल के बराबर होता है। यदि ऐसा अपने को मिल गया तो मैं बोलूँगा ABC समांतर श्रेणी में है। नंबर 2, यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो बीच वाले का स्क्वायर बाकी 2 के गुणनफल के बराबर होता है। यदि ऐसा मिल गया तो मैं बोलूँगा ABC किस में है भाई, गुणोत्तर श्रेणी में है। यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है, अरे ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो B स्क्वायर बराबर AC होगा, बीच वाले का स्क्वायर बाकी 2 के गुणनफल के बराबर होगा। उल्टा भी याद रखना है कि यदि B स्क्वायर बराबर AC हो तो जो ABC है वो किस में होगा भाई, गुणोत्तर श्रेणी में होगा। उल्टा भी याद करना है। नंबर 3 हरात्मक श्रेणी, नंबर 3 क्या भाई, हरात्मक श्रेणी। ABC हरात्मक श्रेणी में तो क्या होगा, तो मैं अपने को हरात्मक श्रेणी कोई एक विशेष श्रेणी नहीं है, ये किसकी तरह काम करती है भाई, समांतर श्रेणी की तरह काम करती है। देखो इसमें होता क्या है, यदि मैं इन्हीं को उल्टा कर दूं तो ये समांतर श्रेणी की तरह काम करने लग जाते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में तो हो गया भाई, समांतर श्रेणी हो गई। हरात्मक श्रेणी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो या हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात करोगे, हरात्मक श्रेणी की आप बात करोगे तो कोई भी 3 संख्याएं हरात्मक श्रेणी में तब होती है जब उनका उल्टा यदि अपन करें तो वो समांतर श्रेणी में हो जाए। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई, बीच वाले, ये समांतर श्रेणी मिल गया, मैंने इनका उल्टा कर दिया तो समांतर श्रेणी में हो गए। तो बीच वाले का डबल कर दिया तो बाकी 2 के योगफल के बराबर होना चाहिए। मतलब यदि ये आ गया और मेरे को पता यही आएगा क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया है, ठीक है। फिर भी अपन बात करेंगे, बाद में पता चल जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा ये आएगा या फिर ये आएगा। यदि ऐसा आ गया तो हरात्मक श्रेणी में, ऐसा आ गया तो गुणोत्तर श्रेणी में, ऐसा आ गया तो ABC किस में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, AP में होंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखिएगा,
और बाकी ज़्यादा दिमाग अभी लगाना नहीं है। इसके बाद जब मैं करवाऊंगा क्या भाई, इसके बाद तो एक बार अपन समित संख्या जो भी प्रश्नावली अपन शुरू करेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे भाई, जो AP GP और HP वाला चैप्टर ही करवाने वाला हूँ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे अपने को, ठीक है जी। पढ़ भी रखा है तो भी आपको मजा आने वाला है। क्वेश्चन ऐसे ऐसे आपको मिलने वाले हैं AP GP HP में, मज़ेदार क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं AP GP HP में। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अपने लिए बेनिफिट होता है। तो बात कर रहा था मैं इसकी, तो इसने बोला था इस समीकरण के जो मूल समान है, यदि इस समीकरण के, और ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि सोल्व कैसे करते हैं। तो आपको तब मूल समान कब होता है, जब D का मान कितना हो भाई, 0 हो। अरे बहुत मोर बोल रहे भाई आज, ठीक है, लगता है बारिश आने वाली है। कोई नहीं, करते हैं अपन, सोल्व करते हैं। तो क्या किया मैंने, यदि कोई भी समीकरण है द्विघात समीकरण, उसके मूल समान है, तो आपको पता है D का मान 0 होता है। अब D क्या होता है, तो D क्या होता है भाई, B² - 4AC होता है, बराबर 0 होना चाहिए। B का मान कितना है, अरे ये अपना x² का गुणांक A, ये B और ये C, तो रख दीजिए। B की जगह कितना है भाई, ये है, तो रख देता हूँ मैं BC - A, इसका स्क्वायर -4A। A की जगह कितना है भाई, A की जगह कितना है, A ब्रैकेट B - C, और C की जगह कितना है भाई, C की जगह कितना है, C ब्रैकेट A - B, बराबर 0। तो सोल्व करता हूँ तो इधर तो क्या हो गया भाई, B का B स्क्वायर और C - A का B स्क्वायर, ठीक है। ये इसका स्क्वायर भी मैं कर लेता हूँ, इसका स्क्वायर भी मैं कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा भाई, C² - 2CA + A स्क्वायर, -4AC तो है, अरे 4AC तो है, ठीक है। और इनको गुणा कर लेता हूँ आपस में, तो कितना हो जाएगा भाई, AB माइनस कितना हो जाएगा भाई, B² माइनस कितना हो गया, CA, और प्लस कितना हो गया भाई, BC, बराबर 0। सोल्व करोगे तो कितना हो गया भाई, B² C² माइनस कितना हो जाएगा, 2AB² C प्लस कितना हो गया, A² B²। इनको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4A² BC, ठीक है, प्लस का हो गया कितना, 4A और B² C, और माइनस का कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस का कितना हो जाएगा भाई, 4C² A² हो गया, यही तो हो गया। अरे प्लस का कितना हो गया, 4C² A²। यहाँ से करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं है कि ना, ठीक है, चलो ठीक है, करते हैं, सोल्व करते हैं। इसको इससे गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा भाई, 4 ये कितना हो गया भाई, 4ABC², ठीक है, बराबर में कितना है, 0। करते हैं अब सोल्व, और आगे करते हैं। तो और आगे सोल्व करोगे तो मेरे को एक तो क्या दिख रहा है भाई, स्क्वायर वाले एक जगह लिख लो, A² B², और क्या दिखा मेरे को, और क्या दिख रहा है भाई, B² C², तो प्लस का B² C², और कुछ है क्या भाई, C² A² भी है क्या, ये रहा, तो प्लस के कितने हैं भाई, 4C² A², ठीक है। इतना तो स्क्वायर वाले मैंने एक साथ लिख लिए। अब बाकी देखो, एक स्क्वायर कहीं है क्या, एक स्क्वायर है क्या, एक तो ये रहा, AB² C वाला और कहीं है क्या, हाँ ये रहा। तो कितने हो गए भाई, 4AB² C में से इतने गए, तो कितने बच गए यहाँ पर, तो लिख देता हूँ कितने भाई, 2AB² C, ठीक है। और कुछ बचा यहाँ पर देखिएगा, एक तो ये बच गया अपने पास में, क्या बच गया भाई, एक तो ये बच गया, तो एक तो ये लिख लेता हूँ मैं, -4ABC² और -4A² BC बच गया, बराबर में 0 है, ठीक है। अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब ये आपको थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा होगा, बाकी मैं इसको ऐसे बोल दूँ भाई कि ये मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है, यदि आप गौर से देखोगे तो आपको भी दिखाई दे जाएगा, AB + BC + CA का होल स्क्वायर, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, और बराबर में 0 है, वो तो ही। तो अरे A + B + C का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + C², अरे इसका स्क्वायर, और यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ भाई, 2 लगा लेता हूँ। अब थोड़ा सा ठीक दिखाई दे रहा है, तो क्या हो गया भाई, अरे A² + B² + C², देखो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर सही है इतना। तो फिर आगे क्या आएगा, अरे A + B + C का, या फिर मैं क्या बोल देता हूँ, x + y + z का होल स्क्वायर, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। तो इसका स्क्वायर आपको पता होगा, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ये होता है। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है x की जगह ये, y की जगह ये, z की जगह ये। तो इसका स्क्वायर करोगे तो A² B² मिल रहा है, इसका स्क्वायर करोगे तो B² C² मिल रहा है, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 ये मिल रहा है, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, 2xy 2, x की जगह अपने पास में क्या था भाई, x की जगह अपने पास में क्या था, AB, y की जगह क्या था भाई, BC। या फिर मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, ये x है ये y है, तो मैं xy करता हूँ, इन दोनों को गुणा करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा भाई, AB² C, और कितना है भाई 2, तो ये भी अपना सही है।
फिर मैं क्या करता हूँ भाई, क्या वाई जेड, इन दोनों को गुणा करता हूँ। तो इन दोनों को गुणा करूँगा तो मेरे को 2 तो ही ए बी सी स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 2ab² और गुणा में 2 और है, ये तो मैंने वाई जेड किया अभी तक वाई जेड, और गुणा में 2 और है तो कितना हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4ab² आ रहा है। और ऐसे यहाँ करोगे, देखो ये भी मेरे को मिल गया, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, माइनस का चिन्ह आ गया। इसका मतलब आगे और चेक करोगे, ऐसे इसको सोल्व करोगे, जेड गुणा करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2z करोगे तो 4a² मिल जाएगा। अब मैंने ये देखा कि ये 2 चीज़ गड़बड़ हो रही है, ये दो चीज़ गड़बड़ हो रही है, यहाँ भी माइनस का चिन्ह आ रहा है, यहाँ भी माइनस का चिन्ह आ रहा है। वो इसलिए देखो दोनों माइनस के आ रहे हैं, तो यहाँ भी माइनस का आ रहा है, यहाँ भी माइनस का आ रहा है। इसका मतलब माइनस किसके कारण आ रहा होगा, माइनस इसके कारण आ रहा होगा कि दोनों में जेड है, ये जेड माइनस का है। तो मेरे को ये पता चला कि जो जेड वाला है वो माइनस का है, ये मेरे को पता चल गया। अब बाकी ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा भाई, डिप्रेशन हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो याद कर लीजिएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आपको पता टाइम लग रहा है, ठीक है। अब देखो कंज्यूम हो रहा है थोड़ा सा टाइम, तो इस तरीके से, ठीक है। स्क्वायर हटाया तो क्या लग जाएगा, रूट, 0 का रूट कितना हो गया भाई, 0 हो गया। मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो AB + BC बराबर कितना हो गया भाई, 2C है। अब मेरे दिमाग में आया, ये तो थोड़ा अटपटा लग रहा है, ना तो AP में है ना GP में है, तो मैंने ऐसा किया, AH में बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ABC का भाग लगा देता हूँ, ABC का भाग लगा दिया, तो यहाँ से मेरे को AB करता हुआ दिखाई दिया, BC करता हुआ दिखाई दिया, CA, तो मेरे को क्या मिल गया भाई, तो यहाँ से मेरे को मिल रहा है 1/C + 1/A बराबर 2/B। और यही कंडीशन तो मैंने आपको बताई थी कि ABC जब किस में हो, हरात्मक श्रेणी में हो, तो क्या होता है, 2/B 2/B किसके बराबर होता है, 1/A + 1/C के बराबर होता है। तो इसका मतलब कौन से श्रेणी में है भाई, हरात्मक श्रेणी में। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यदि ऐसे कंडीशन आ जाती है तो वो किस में होता है भाई, ABC किस में, हरात्मक श्रेणी में है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का क्या हो गया, अपना सॉल्यूशन हो गया। बाकी आपको सीधा याद कर लेना है। अब केवल और केवल यदि आपके जो डाउट है वो मेरे को आप सेंड कर दीजिएगा, और यदि आपके डाउट ज़्यादा रहेंगे तो मैं उनका क्या करूँगा, एक वीडियो लेक्चर और अपलोड कर दूंगा। बाकी ऐसा नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपनी जो द्विघात समीकरण कंप्लीट हो गई है, नहीं, लगभग कंप्लीट हो गई है। फिर भी कुछ क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, जो काल्पनिक संख्या वाले आते हैं, उनको अपन सम्मिश्र संख्या के साथ में ही करने वाले हैं। यह थोड़ा सा हो सकता है आपको अटपटा लगे, इसलिए मैं क्या करवाऊंगा भाई, जो द्विघात समीकरण के जो काल्पनिक वाले जो क्वेश्चन, जब d का मान 0 से छोटा हो जाता है, वहां काफी अच्छे क्वेश्चन अपने को मिलते हैं, और बड़े मजेदार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका सॉल्यूशन बिल्कुल चुटकियों में होता है, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं इसको सोल्व कैसे करना है। बाकी सम्मिश्र संख्या पढ़ने के बाद उनके भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी अभी भी आपके यदि डाउट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चन है, तो आप मेरे को सेंड कर सकते हो, तो उनका जो एक वीडियो लेक्चर है मैं और अपलोड कर दूंगा। और यदि मेरे को लगेगा कि मेरे को और अपलोड करना चाहिए तो मैं एक और अपने मन से ही क्या करूंगा भाई, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन यदि मेरे को दिखेंगे तो उनका एक अलग से वीडियो लेक्चर और अपलोड कर दूंगा। बाकी द्विघात समीकरण में केवल इतना ही लगभग मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। बाकी जो बचा है मैंने बोल दिया, जैसे प्रश्नावली होगी उनके साथ में इनके क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर लेंगे। जय हिंद। आज के लिए केवल इतना ही।